गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा एग्रीकल्चर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ चुके हैं एंड हम एग्रीकल्चर के सीजन भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली मेजर क्रॉप्स, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर में, और साथ में हमको पढ़ना है कि इंडिया के एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। आज हमको इनके बारे में पढ़ना है। टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए, तो डोंट वरी फॉर दैट। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी से सम अप कर लें। जैसे ही हम मेजर क्रॉप इन इंडिया की बात करते हैं ना, हमारा सबसे पहला क्रॉप जो इंडिया में इम्पोर्टेंट होता है वो है राइस। ओके, इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। और राइस के कल्टीवेशन के लिए हमको कुछ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, जैसे क्लाइमेट का टेम्परेचर चाहिए होता है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर रेनफॉल की बात करो तो हमको रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है। हाई ह्यूमिडिटी, अब ये सारी चीज़ें ना अगर याद करनी हो तो बस इतना याद रखना कि टाइम कौन सा होगा, मानसून का। और मानसून का टाइम जैसे याद आएगा तुमको पता होगा टेम्परेचर उस टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है और हाई ह्यूमिडिटी भी होती है। अब मेजर प्रोड्यूसिंग अगर रीजन की बात करो, ठीक है, तो जैसे बात कर सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से, फिर ईस्टर्न प्लेन्स में भी होता है, ठीक। और इसमें ना हम थोड़ा मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मिक्स फार्मिंग क्या बोल सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर में ये राइस भी हो गया और राइस के साथ कभी तुमने मछलियाँ पाल ली, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। टॉप पर प्रोड्यूसिंग अगर स्टेट की बात करोगे ना, ठीक, तो इसमें टॉप हमारा चल जाएगा ये, ठीक है। और सेकंड और थर्ड थोड़ा देख लेना, ये डाटा थोड़ा पुराना है, ठीक है, लेकिन टॉप अभी कौन है, वेस्ट बंगाल चल रहा है। ये ना कुछ वो मेजर स्टेट्स हैं, ओके, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सेकंड हमारा क्रॉप आता है वीट, ओके, सेकंड हमारा क्रॉप आता है वीट। अगर वीट की बात करो तो वीट हमारा कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप, ठीक है। और ये सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड सीरियल्स है। सीरियल्स का मतलब ये अनाज समझ सकते हो, सेकंड मोस्ट कंज्यूम सीरियल्स है इंडिया में राइस के बाद। राइस के बाद इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन तो राइस खाती है, और राइस के बाद जो सेकंड हम खाते हैं ना वो सीरियल्स होते हैं। प्रोडक्शन की बात करो तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दिस वर्ल्ड। एंड इसके लिए भी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या क्या, पहले तो रबी क्रॉप है, तो इस टाइम पर ये विंटर्स होते हैं। विंटर्स में थोड़े से कंडीशंस को सोचने की कोशिश करो। रेनफॉल तो हमारा थोड़ा मॉडरेट से भी नीचे होगा, ठीक है, कम रेनफॉल होगा, तो वो रेनफॉल 50 से 75, और इरीगेशन साथ में चाहिए होता है, ठीक है। वीट कल्टिवेशन के लिए तुमको साथ में इरीगेशन तो चाहिए। फिर ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रो किया जाता है। और इसके मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करोगे ना, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर। और जो कुछ टॉप स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पंजाब, यहाँ पर इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये सीक्वेंस है, देखो सीरियल नंबर है ये इसको टॉप प्रोड्यूसर मत मान लेना, दिस इज़ सीरियल नंबर, ओके। कि उत्तर प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये पंजाब में भी होता है। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसमें हाई इन थायमाइन होता है, आयरन होता है, कंटेन्स ट्रेस ऑफ कैल्शियम भी होता है इसमें ना। नेक्स्ट क्रॉप इज मेज़। अब मेज़ की जैसे बात करते हैं ना, ये है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ ऑल सीरियल्स। जितने भी हमारे खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, खासकर ग्रेन्स में, तो इसमें हम मेज़ को क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से जानते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। फर्स्ट क्या था, राइस, सेकंड क्या था, वीट, थर्ड क्या है, मेज़। इसका यूज़ हम खुद के लिए तो करते ही हैं, फूड के लिए, साथ में एनिमल्स के लिए भी हम एज अ फॉडर करते हैं, उनको चारा वगैरह खिलाने के लिए, ठीक है। जैसे पोल्ट्री फार्म्स में देख लो, और कुछ जानवरों के लिए भी हम जो चारा तैयार करते हैं ना, उसमें भी हम मेज़ का यूज़ करते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी होता है, जैसे तुमने कभी भी
पॉपकॉर्न्स खाए हों या फिर चिप्स वगैरह कुछ भी ऐसे जैसे कि हमारे पास कॉर्नफ्लावर्स फ्लावर भी आता है, जिससे बहुत सारे डिशेस बनाने में हेल्प मिलती है, तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी ऐसा यूज़ किया जाता है इसका। अब ये जो पर्टिकुलर मेज़ है ना, ये हम खरीफ में भी कल्टीवेट कर लेते हैं, रबी में भी कल्टीवेट करते हैं। मतलब ये थोड़ा-सा फ़ीज़िबल होता है इसको दोनों सीज़न्स में कल्टीवेट करना। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करोगे तो वार्म चाहिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल मॉडरेट मॉडरेट चलेगा इसके लिए, ठीक है। टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वही सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और ग्लोबल लाइन की बात करोगे तो इंडिया इज द 7 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मेज। नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज मिलेट। अब मिलेट देखो, सबसे पहले ने ये समझो कि मिलेट्स होते क्या है। मिलेट्स ना हमारे ड्रॉट रेजिलिएंट न्यूट्रिएंट सेलर्स होती है, मतलब ये भी अनाज है, बट इन अनाज की खास बात ये है ना कि ये लेस वाटर, ओके, और साथ में लेस वाटर के साथ में मतलब हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पर कोई और क्रॉप्स नहीं हो सकते ना, वहाँ पर सीरियल्स हो जाते हैं, ठीक है। ये ड्रॉट ये अगर कभी सूखा हुआ वो भी ये बेयर कर जाएगा और तुमको प्रोडक्शन देगा, ठीक है। इसका प्रोडक्शन का टाइम भी कम होता है, 3 से 4 मंथ में ही प्रोडक्शन देता है, बाकी क्रॉप्स 4 to 5 मंथ का टाइम ले ही लेते हैं। सेलिब्रेटेड ग्लोबली। अब ये देखो, इंडिया ने ना मिलेट्स प्रमोट किया था क्योंकि इंडिया में सीरियल्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमको वर्ल्ड को दिखाना था कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया और दिखाया कि देखो हमारे पास एक बहुत अच्छा बोल सकते हो ग्रीन का मटेरियल है, ग्रीन खाने के लिए है, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। और हमने वर्ल्ड को दिखाने के लिए ना एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया था, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी कोलैबोरेट किया था। हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि मिलेट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इनमें हाई फाइबर होता है, रिच इन आयरन एंड प्रोटीन। ये ना अगर अगर तुम बात करो न्यूट्रिशनस वैल्यू, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ग्लूटीन फ्री भी होता है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह के जो केसेस मिलते हैं ना, तो इसमें ग्लूटीन वगैरह नहीं होता, तो डायबिटीज़ के केसेस का भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को ना राइस वगैरह खाने से मना किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ वो अच्छे से खा सकते हैं बिकॉज इसमें ग्लूटीन होता ही नहीं है। आइडियल फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग, जैसे अगर कहीं पर वाटर का स्कार्सिटी है तो वहाँ पर राइस का कल्टीवेशन करना मुश्किल है, वीट का कल्टीवेशन करना मुश्किल है, लेकिन पॉपुलेशन को अगर सर्वाइव करना है तो हम क्या कल्टीवेट कर सकते हैं, मिलेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है, राजस्थान एज एग्जांपल है हमारे पास, देख लो, राजस्थान एग्जांपल है। अब की टाइप्स, अब देखो मिलेट्स जो है ना ये एक सिंगल क्रॉप नहीं होता। मिलेट्स में बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, लगभग में अराउंड 20 के आसपास कुछ क्रॉप्स होते हैं। जैसे एक तो फेमस क्रॉप्स की बात करें तो बाजरा, ज्वार, रागी, एंड एक फिक्स टेल मिलेट भी होता है, जैसे पिक्चर्स तो यहाँ पे नहीं है, बस ऐसे जानो कि हाँ एक मिलेट होता है। और टॉप प्रोड्यूस की बात करोगे तो ऑब्वियसली राजस्थान यहाँ पर सीरियल में हो जाता है, टॉप प्रोड्यूसर भी है, ओके। देन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सॉरी, मध्य प्रदेश। नाउ दिस इज़ द लास्ट, आई थिंक पल्सेस, तो लास्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट वाले में लास्ट है ये। पल्सेस जो है प्रोटीन रिच लेग्यूम्स, इसमें प्रोटीन रिच होता है। इंडिया जो है पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और इम्पोर्टर भी है। मतलब हमको पल्सेस इतने ज़्यादा पसंद है ना, सबसे पहले तो हम प्रोड्यूस भी ज़्यादा करते हैं, हम कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं, और हमको इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि हमको इम्पोर्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है। अब देखो बेनिफिट देख लो, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, जैसे जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं ना तो सॉइल में होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन्स होते हैं, नाइट्रोजन के बोल सकते हो एडम्स होते हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं एग्रीकल्चर करने के साथ साथ। तो इसकी पल्सेस के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके जड़ों में, ओके, उनके जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन को रीस्टोर करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब ये भी थोड़ा डॉट टॉलरेंट होता है कि हाँ थोड़े से अगर कहीं पानी वगैरह कम हो तो ये भी सह लेता है। की टाइप्स की बात करो तो नहीं, ये नहीं पढ़ना, ठीक है,
ये इंटरनेशनल लेवल्स में टाइप्स की बात कर रहे थे, इतना तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ये रहने तो तुम्हारे लेवल का नहीं है। पल्सेस आर वेजिटेरियंस, ओके। वेजिटेरियन का ये एक प्रोटीन पावर हाउस बोल सकते, जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना, उनके लिए प्रोटीन का सोर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे फ़िश भी है, ठीक है। और ये नॉन वेज में चिकन, मीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, उनके लिए अगर मेजरली बात करो ना, तो प्रोटीन का सोर्स के लिए कौन होगा? पल्सेस। टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स में देख लो, कौन कौन से स्टेट्स जो प्रोड्यूस करते ज़्यादा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ओके, टोटल पल्सेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पल्सेस में भी एक तरीके का पल्स नहीं होता। पल्सेस में तुम्हारा ये देख लो, बहुत सारे टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पल्स है हमारे पास। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर केन। शुगर केन जो है ना, एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये दोनों क्रॉप होता है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? हम अगर देखें ना, तो हमारी कंट्री ये होगा क्या, इक्वेटर, ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल एरिया, ओके। एंड देन अगर बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा रीजन? सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम ट्रॉपिकल रीजन में भी कल्टिवेट कर सकते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस हमको मैच करनी चाहिए। जैसे में वो कंडीशंस कौन कौन सी है देखो, वो कंडीशन है, सबसे पहले हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के पास जाना चाहिए। एनुअल रेनफॉल की बात करो तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और शुगर केन में ना अगर बात करो प्रोडक्शन की, तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील, ओके। मेन सोर्स ऑफ शुगर, अब शुगर केन से हमको मिलता क्या है? शुगर मिलता है ये जैगरी होगा, सॉरी, जैगरी। और ये भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। ये जैगरी और ये मोलेसेस, जैसे हम गन्ने को पीस लेते हैं ना, तो लास्ट में जो हमको मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलेसेस। अब टॉप प्रोड्यूसर्स में देख लो कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब बात करना है हमको ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करोगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स के नाम पर ग्राउंडनट प्रोड्यूस होता है, मस्टर्ड प्रोड्यूस होता है, कस्तूर, कॉटन सीड्स और सनफ्लावर, ये सब प्रोड्यूस होते हैं ऑयल सीड्स में। अब इसके जो है ना, मेनली इस ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में, सोप्स के, कॉस्मेटिक्स के, और इन सब के साथ साथ हम कंजम्पशन में तो यूज़ करते ही हैं, कंजम्पशन, ओके। और इंडिया ना ऑयल का या ऑयल सीड्स का एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ओके। लार्जेस्ट कंज्यूमर, हम इतना कंज्यूम करते हैं ना कि हमको दूसरी कंट्रीज़ के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो गवर्नमेंट चाहती है ना कि इन सारे सीड्स का, जो ऑयल सीड्स हैं, इनका प्रोडक्शन हम ज़्यादा करें, ताकि हम कंज्यूमेबल ऑयल्स के लिए भी ना दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहें। अब अलग अलग तरीके के ये ऑयल सीड्स हैं। सबसे पहले ग्राउंडनट देख लो। ग्राउंडनट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गुजरात में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? गुजरात में होता है, ठीक है। और अगर ये मस्टर्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान। सोयाबीन, मध्य प्रदेश। सोयाबीन, सोयाबीन है शायद मध्य प्रदेश ही, क्योंकि देखो इनका जो डाटा है ना, ये हर साल चेंज होते रहता है, ठीक है। लेकिन जो जनरल होता है ना कि 5 साल का डाटा ले लिया, 5 ईयर्स का डाटा ले लिया, 10 ईयर का डाटा ले लिया, और जो मैक्सिमम होते हैं ना प्रोडक्शन, तो उन्हीं के नाम आते हैं। इसलिए एक का नाम याद रखना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं हो, तो तीनों के नाम देख लेना एक बार। ये सनफ्लावर की बात करो, कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसर में है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट में हमको बात करना है टी और कॉफ़ी के बारे में, ठीक है। देखो, टी और कॉफ़ी जो दोनों है ना, इनका कल्टीवेशन कैसे होता है थोड़ा समझ लो, ठीक है। टी, इसके लिए ना हमको, टी और कॉफ़ी दोनों के लिए तो हमको सबसे पहले चाहिए होता है एक हाईलैंड, ओके। मतलब थोड़ा पहाड़ी इलाका, हिल्स की तरह चाहिए होता है, हिल्स की तरह, ठीक है। जहाँ पर अगर रेनफॉल हुआ भी ना, तो वाटर तुम्हारा रुकना नहीं चाहिए, वाटर तुम्हारा नीचे आ जाए।
ताकि ये जो प्लांट्स होते हैं ना टी और कॉफ़ी के, इनके प्लांट्स को वाटर तो मिले, लेकिन वो वाटर वहाँ पे रुकेगा नहीं, जिससे उनकी रूट्स रूट्स ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लांट्स है ना कॉफ़ी और टी, इनको लीव्स पे वाटर चाहिए होता है। ठीक है, लीफ पर वाटर चाहिए, और लीफ पर वाटर के लिए रेनफॉल चाहिए, और रेनफॉल ऐसा होना चाहिए कि इतना रेनफॉल नहीं होना चाहिए कि ताकि उनके रूट्स ख़राब हो जाए। इसलिए हमको एक हाईलैंड चाहिए होता है, और यहीं पर हम कल्टीवेट करते हैं ताकि कभी बारिश हुआ तो वो जो वाटर है ना वो नीचे आ जाए। क्लियर? अब देख लो क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायरमेंट है इसकी, टी कॉफ़ी दोनों की। टी और कॉफ़ी के लिए अगर बात करोगे, टी के लिए तुमको क्लाइमेटिक कंडीशंस 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री चाहिए, जब भी कॉफ़ी के लिए 50 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल। यहाँ पर देखो रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, बट एक बात याद रखना, ये रेनफॉल जब भी होगा ना, ये रेनफॉल वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं होगा। सॉइल की बात करो आप, लाइट लूमी सॉइल, यहाँ पर लैटराइट लैट सॉइल। ओके, टॉप प्रोड्यूसर्स में देख लो, यहाँ पर आसाम प्रोड्यूसर्स है, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसर है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ पर प्रोड्यूसर बात करोगे तो ये तमिलनाडु ओके, तमिलनाडु कॉफ़ी का प्रोड्यूसर, केरला और कर्नाटका। ठीक है, अब आगे देखो, ये कुछ टॉप रीजन्स हैं जहाँ पर टी और कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, इनके लोकेशन के साथ तुमको बता दिया गया। अब देखो मेजर अगर 3 रीजन्स की बात करोगे ना जहाँ पर टॉप कॉफ़ी का टी का प्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहला रीजन हमारा दार्जिलिंग आएगा, देन असम, एंड फिर नीलगिरी साउथ इंडिया। नीलगिरी यहाँ पर है, ये रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स। ओके, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। तो यहाँ ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा कॉटन। देखो कॉटन जो है ना, कॉटन हमारा क्रॉप होता है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप का मतलब समझ, ऐसे क्रॉप ना जिनके रेशे निकलते हैं, और इन क्रॉप्स का यूज़ हम करते हैं मेनली कपड़े बनाने में, बोरियाँ बनाने में और सारी चीज़ों में। ओके, कॉटन क्रॉप कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, मिनिमम डेज ऑफ 180 डिग्री, फर्स्ट फील्ड डेज। फर्स्ट फील्ड डेज का मतलब समझो क्या होता है, जब कॉटन तैयार हो जाता है ना, जब कॉटन तैयार हो जाता है तो उसकी पत्तियाँ जो होती हैं, उनकी पत्तियों पर ठंडी के टाइम में वो ऐसे छोटे 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 जो बर्फ़ के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ठंडी के टाइम में अगर तुमने कभी देखा होगा प्लांट्स को, तो उनके पत्तियों पर बर्फ़ के पार्टिकल्स जम जाते हैं, तो ना इसी को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट। और कॉटन को ना जब वो तैयार हो रहा होता है तो लगभग में 180 डेज़ का मतलब 6 मंथ, 6 मंथ तक इसको ऐसा कंडीशन नहीं चाहिए कि इसके पत्तियों पर ये फ्रॉस्ट जमा रहा है। क्लियर? 50 to 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इसका टॉप प्रोड्यूसर्स है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है कॉटन के लिए, तो ये याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लैक सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर कॉटन, बिकॉज इसके ब्लैक सॉइल के पास खासियत क्या है, इसके पास हाई वाटर रिटेंसिटी होती है, और कॉटन को कल्टीवेशन के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं जूट। जूट अगर बात करोगे तो सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है आफ्टर जूट, सॉरी आफ्टर कॉटन। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप कौन है? जूट। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 120 से 150 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी यहाँ पर हाई होनी चाहिए। ओके, अब इसके ग्रोथ का पीरियड अब देख लो, वाटर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ प्रोसेस, लाइट। अब यहाँ पर सैंडी सॉइल चाहिए, यहाँ पर लाइट सैंडी सॉइल, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सैंड का ही सॉइल हो, मतलब मिक्स होना चाहिए, क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल का मिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेट्स की बात करो कौन कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ग्लोबल स्टेटस की बात करो तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। ये कब की बात कर रहा है? 2019 में। एंड बांग्लादेश क्लोजली फॉलो इंडिया। अब देखो फिर से वही बात कि ये जो रैंकिंग्स है ना, कि कभी इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कभी बांग्लादेश ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत पास में ही है। हम 1.7 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं और बांग्लादेश 1.6 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोडक्शन है कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ, तो या फिर हेर फेर होने के साथ, कि कभी बांग्लादेश में बाढ़ आ गया, कभी इंडिया में बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रोडक्शन का रेशो
बदलता रहता है, इसकी वजह से कभी बांग्लादेश टॉप पे चला जाता है, कभी इंडिया टॉप पे चला जाता है। तो हमने अब तक क्या जान लिया, हमने मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हमको जानना है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रिक्वायर इन इंडिया। देखो इंडिया में ना एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल और साथ में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हमको ज़रूरत है, उन रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। देखो नेक्स्ट, अब तुम्हारे मन में तो क्वेश्चन आना चाहिए ना कि अगर हमको इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स चाहिए तो भाई ज़रूरी है क्यों, क्या ऐसा रीज़न है कि हमको रिफॉर्म्स चाहिए, ओके। देखो सबसे पहले sustainable use of land without the compatible institutions changes have hindered the pace of Indian agriculture development। अब बोल ये रहना है कि हम सस्टेनेबल यूज़ ऑफ लैंड नहीं करते हैं, हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी लैंड ख़राब हो रही है। ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। हमने इरीगेशन की फैसिलिटीज़ तो डेवलप कर ली हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर देखोगे ना, अभी वो मानसून डिपेंडेंट है। हम मानसून पर अभी भी डिपेंडेंट है और नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट है, ठीक। मेजर ऑफ द रीज़न हमने यूरिया प्रोड्यूस कर लिया, हमने हमने बायो मैन्योर्स तैयार कर लिए, लेकिन फिर भी इंडिया का एग्रीकल्चर अभी भी मानसून पर डिपेंडेंट है और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द लैंड पर डिपेंडेंट है, ओके। अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना, डेफिनेट सी बात है कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा और उसके साथ हमको अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट करना होगा। अगर नहीं करते हम तो हम फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन को जनरेट करेंगे। अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अब देखो होता क्या है ना कि किसी एक फैमिली में, फैमिली जो है पहले 2 लोगों की होगी, फिर 2 से 4 लोगों की बनेगी, ठीक है। अब इन चारों से 8-8 की फैमिली बन सकती है। ऐसे करके ना फैमिलीज़ के नंबर्स बढ़ते रहते हैं। इसकी वजह से होता ही है ना कि लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है, ज़मीन तो हमारे पास लिमिटेड है। हम इसी ज़मीन को बांट रहे होंगे फैमिलीज़ के नंबर के बढ़ने के साथ, जिसकी वजह से ही होता ही है ना कि हमारे जो ज़मीनें हैं इनका अगर साइज़ देखो तो इनका साइज़ स्मॉल होते रहता है। यही बोल रहा है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से हमारे जो ज़मीन के पार्ट है वो छोटे होते जा रहे हैं। छोटे, जैसे छोटे होने का नुकसान क्या है, छोटे होने का नुकसान ये है कि हम ढंग से एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, हम कुछ उसमें रिफॉर्म्स नहीं ला पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अब देखो लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो हमने लैंड रिफॉर्म्स तो इंट्रोड्यूस कर दिए थे कि हाँ ज़मीनें होनी चाहिए, सबको ज़मीनें मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी उसमें कुछ चीज़ें बच गई हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर हमने ज़मीनें दी हैं ना वो रिमेन स्टैग्नेंट हो गई हैं, ठीक है। अभी भी लैंड्स का एक्यूमुलेशन कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के पास है। दस दस आगे देखो, एग्रीकल्चर नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसीलिए ये जो सारी प्रॉब्लम्स तुमको दिख रही है ना, इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या चाहिए, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो अब इनका मतलब होता क्या है, आगे देखो। अब ऐसे क्या क्या प्रोविजंस है जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आने चाहिए। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की अगर बात करें एग्रीकल्चर में तो हमको लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया है और सारे प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है। जैसे में हमने लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कब किया, 1980 और 19 के डेकेड्स में, ठीक है। ये स्कीम जो था ना, इस लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्रॉप इंश्योरेंस पे बात किया कि अगर किसी फार्मर्स का क्रॉप फेलियर हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको कुछ कुछ कैश इंसेंटिव देगी, ताकि वो फार्मर ना ताकि वो फार्मर अपना एग्रीकल्चर नहीं छोड़े, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट उसको कैश इंसेंटिव देगी। ये ड्रॉट के काइंड में, फ्लड के टाइम में, फायर के टाइम में, डिजीज के टाइम में होता है कि किसी अगर प्लांट में डिजीज़ हो गया, बीमारी हो गया, फ्लड आ गया, फायर हो गया, तो गवर्नमेंट उस फार्मर को कैश इंसेंटिव देती है ताकि उस फार्मर का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ग्रामीण बैंक्स वगैरह के एस्टैब्लिशमेंट हुई, कोऑपरेटिव एस्टैब्लिशमेंट, सो दैट फार्मर्स को है ना आसानी से लोन मिल पाए, ठीक है। आसानी से लोन मिल पाए उनको, जो भी एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने वो आराम से खरीद पाए। बैंक्स वगैरह जो हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स, बैंक को हमने बोला कि भाई देखो एग्रीकल्चर हमारे इंडिया का जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है कंट्री का, तो तुमको है ना उसको एक प्रायोरिटी सेक्टर कंसिडर करना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे जैसे कंसिडर कर रहे हो ना, तुमको देना होगा उनको लोन, ठीक है। और होता ये है कि किसी भी बैंक में 40% जो पैसा है वो कहाँ जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है। तो इससे हुआ ये क्या कि फार्मर्स को वही लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन्स मिलेंगे, ठीक है। और इन सारी स्कीम्स के अलावा भी हमने कुछ स्कीम्स लॉन्च किए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड में होता ये है कि क्रेडिट कार्ड है,
जैसे तुमने क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा, पहले खर्चे कर लो उसके बाद धीरे धीरे देते रहना। उसमें वही है कि इस कार्ड के थ्रू ना फार्मर्स मशीन्स खरीद सकते हैं, फार्मर सीड्स खरीद सकते हैं, जो भी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो खरीद सकते हैं। और ज़रूरत नहीं है उनको जस्ट कुछ ही दिनों में रीपे करने की, वो धीरे धीरे रीपे कर सकते हैं। अब इन सारे स्कीम्स का ना मेजरली अगर फ़ायदा देखो तो वही है कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है। जैसे पहले हम यहाँ पर खेतों में ये जो घास फूस तुमको दिख रही है ना, इसको साफ़ करने के लिए क्या पहले अगर हाथ से काम करना पड़ता था, लेकिन हमारे पास मशीन्स हैं। मशीन से तो ये सारे काम से हमारे पास हमारे लिए बहुत आसान है करना। अब देखो एक चीज़ तुमको पढ़ना है, वह भूदान मूवमेंट। ठीक है, भूदान मूवमेंट को अगर समझना है ना तो सबसे पहले इंडिया का थोड़ा हिस्ट्री समझ लो क्या होता है। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होता है ना, तो सबसे बड़ा इशू हमारे पास ये होता है कि इंडिया में मेजर जो लैंड है, मेजर ज़मीन मतलब ज़्यादातर ज़मीनें जो है ना वो ज़मींदारों के पास होती है। ज़मींदारों और लैंडलॉर्ड्स के पास होती हैं। अब इनसे ज़मीनें लेकर हमको देना था किसानों को, इंडिया के किसानों को। अब ये तो इतना आसानी से हो नहीं सकता, जिसकी वजह से हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये कुछ स्टेप्स लिए और साथ में ये एक मूवमेंट हुआ था। ठीक है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं भूदान ग्रामीण मूवमेंट। इस मूवमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लो क्या है। भूदान ग्रामीण मूवमेंट की जैसे बात करें ना, तो इसको शुरू किसने किया था, विनोबा भावे ने। ये एक बोल सकते हो कि लीडर थे जो महात्मा गांधी के हायर समझ सकते। जैसे ये हायर ना वो नहीं है जैसे हमारे सन्स डॉटर्स ऐसे, वो हायर नहीं है। इस हायर का मतलब होता है आइडियोलॉजिकल हायर, कि आइडियोलॉजिकली महात्मा गांधी का सक्सेशन किसने किया था, वो थे विनोबा भावे। ठीक है, इन्होंने भूदान ग्रामीण मूवमेंट को लीड किया था। इस मूवमेंट का ना एजेंडा क्या था, एजेंडा ये था कि जितने भी ये देखो आगे देखो, ही अंडरटुक, देखो इस मूवमेंट में हुआ ये था ना, ठीक है, कि लैंडलेस फार्मर्स थे हमारे पास। ओके, अब लैंडलेस फार्मर्स को अगर कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो उनको लैंड चाहिए। अब अगर लैंड चाहिए तो भाई लैंड देगा कौन, तो विनोबा भावे ने बोला था ना कि जो लैंड अमीरों के पास, खासकर ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ठीक है, जो उनके फैमिली नीड्स के लिए ज़रूरी नहीं है, वो उनके पास अगर कम भी लैंड हुआ तो अपना सर्वाइव कर लेंगे, वो अच्छे से रह लेंगे। लेकिन वैसे फार्मर जिनके पास लैंड है ही नहीं ना, उनके लिए लैंड की ज़रूरत है और उनको लैंड देगा कौन, उन्हीं लोगों से लेकर देना पड़ेगा। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट किया, सबको समझाया। तो कुछ लोग थे ना जिन्होंने वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से ऑफ़र कर दिया लैंड। जैसे रामचंद्र रेड्डी को देखोगे, इन्होंने अपना 80 एकड़ ज़मीन भूदान मूवमेंट में डोनेट कर दिया। कितने को, 80 फार्मर्स को। ठीक है, फिर इस स्टेप के बाद बहुत सारे ज़मींदार थे जिन्होंने फिर से अपना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया अपनी ज़मीनों को, कि तुम ले जाओ भाई, मेरे पास अगर 80 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो मेरे लिए 10 एकड़ काफ़ी है, बाकी 70 तुम ले जाओ। ठीक, ये किसको दे दिया, पुअर फार्मर्स को। ठीक है, पुअर कल्टीवेटर्स को। आगे देखो, इसी मूवमेंट को ना ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। रीज़न, इस मूवमेंट में ना कोई वायलेंस हुआ, ना ही पब्लिक ने कोई वायलेंटली एक्ट किया। इस मूवमेंट में अमीर सेक्शन ने भी बातें समझी और फार्मर्स ने अपनी बातें अच्छे से रखी, जिसको लीड किसने किया, विनोबा भावे ने। तो लास्टली फार्मर्स को भी लैंड मिल गया। अब गवर्नमेंट ना इस मूवमेंट के बाद थोड़ा एक्टिव हो जाती है और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में वर्क करने लगती है। अब आगे देखो, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। जीडीपी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। देखो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन की बात करोगे ना, तो ओवर द ईयर्स एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में ना घटता जा रहा है। ठीक है, घटता जा रहा है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में। अब ऐसा मत बनना कि इसकी इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन घट रहा है, ओनली क्या घट रहा है, कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंस नहीं घट रहा है। इंपॉर्टेंस और कंट्रीब्यूशन में फ़र्क है, तो फ़र्क थोड़ा देख लो क्या क्या फ़र्क है। 2 मिनट लगेगा, समझ जाओ। वो क्या है ना, हम जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओके, हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड किस में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, और ये जबकि हमारा देखो 50% पॉपुलेशन, मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन ये 50% पॉपुलेशन जो है
इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट बहुत कम करते हैं, ठीक, कंट्रीब्यूट बहुत कम करते हैं। ठीक है, इस बात को समझो कैसे। डिक्लाइन इन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, वही बात कर रहे हैं यार कि एग्रीकल्चर में उतना कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, सारा ग्रोथ जो है स्टैग्नेट है। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन 1971 में 19% था जीडीपी में, घटकर 18, फिर 2006 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना चला गया है 16%, अब तो और नीचे आ गया है, लगभग में 13 या 12% के आसपास है। देखो अब होता क्या है, कंट्रीब्यूशन घट कैसे रहा ये एक बार समझ लो। जैसे ना हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है इंडस्ट्री, और एक होता है हमारे पास सर्विस सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर में ना हमारे ये जो 2 सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री और सर्विस, ये दोनों ना बूस्ट हो रही हैं, जबकि हमारा एग्रीकल्चर ना स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। अब ये दोनों अच्छे से काम करेगा तो इसका पोर्शन डेफिनेट है कि बढ़ेगा। अब इन दोनों का पोर्शन बढ़ने की वजह से ना एग्रीकल्चर का पोर्शन ऑटोमेटिकली घटता जा रहा है। और हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन तो हमारी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, अराउंड में 50% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन इसका आउटकम क्या मिल रहा है? आउटकम कुछ नहीं मिल रहा। 50% पॉपुलेशन जो है हमको आउटकम बहुत कम दे रही है, यही बात बोल रहा। ठीक है, तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन घटते जा रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कंट्री में। बस ये बात याद रखना कि हाँ, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज़ डिक्लाइनिंग, जैसे ये बस याद रखना। और लास्ट में ये तो 2006 तक का डाटा है, अगर हो सके तो 2020 के आसपास का कोई डाटा देख लेना कि क्या था। इंडिया में क्या है ना, इंडिया में इस टॉपिक को अब कंक्लूड करो। इंडिया में देखो, इंडिया में ना फार्मर्स बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन है, बिकॉज सारी कंट्रीज़ के ना एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर परमानेंट कंट्री है, वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आ रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट अच्छी अच्छी स्कीम्स ला रही है, हम इंडिया में भी ला रहे हैं, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर का पेस सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे पास अगर देखो तो इरीगेशन में प्रॉब्लम है, पावर में भी प्रॉब्लम है, रूरल रूट्स में भी प्रॉब्लम्स है अभी भी। ठीक है, मैकेनाइजेशंस यानी खेतों में मशीनें हैं कि नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा उतना हम इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और देखो तो जो फार्मर्स है ना, विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर कॉजिंग डाउनफॉल। हम देखो इंडिया में होता ही है ना भाई कि हम एग्रीकल्चर को ना, एग्रीकल्चर हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। ठीक, अगर एज अ जॉब और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोई फार्मर नहीं बनना चाहता, बिकॉज सबको पता है, हम सबको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। और जो इसके पहले पड़ा है वो, अब देखो ग्रोथ रेट भी यहाँ पर कम है, ग्रोथ रेट भी डीएक्सेलरेट हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, और फार्मर्स का जो सिचुएशन है ना, इसकी वजह से बस इस सिचुएशन को टैकल करने की ज़रूरत है इमीडिएटली, जितना जल्दी कर सकते हो, वरना इंडिया में ये इकोनॉमिक वनरेबिलिटी को जनरेट कर सकता है। क्योंकि एक बार अगर फूड इनसिक्योरिटी वगैरह जनरेट हुई तो इंडिया की इकोनॉमी को संभालने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। देखो ये आई थिंक लास्ट ही है, लास्ट ही स्लाइड है, ख़त्म ही होने वाला है हमारा। हाँ, लास्ट ही है। ओके, देखो दिस इज़ एंड फ्रॉम माई साइड। गो रीड एनसीईआरटी बुक एंड डू वन थिंग। एनसीईआरटी बुक जब पढ़ो ना तो एक शॉर्ट नोट्स बनाया करो जिसमें की टर्म्स लिखे हों। ठीक है, जैसे की टर्म्स, जैसे देखो यहाँ पर की टर्म्स तुम्हारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। ठीक, अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट की टर्म अगर तुम अपने नोट्स में लिखते हो, तुमको पता होगा भाई कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, एग्रीकल्चर में क्यों आएगा, तुम सोच लो, फिर आएगा तो उसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, अब और कुछ जैसे ग्रोथ रेट वगैरह देख लो, ऐसे कुछ की टर्म्स ना जब बुक पढ़ो तो लिखा करो ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है, ये थी मेरी लास्ट एडवाइस इस चैप्टर में। और हाँ, फैक्ट्स के पीछे मत भागना, बस ये मेजर क्रॉप्स जो हैं इसमें कुछ चीज़ें याद कर लेना। जैसे देखो, टेम्परेचर कोई तुमसे पूछेगा नहीं, रेनफॉल वगैरह ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, ज़्यादा से तुमसे पूछा जाएगा तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पूछ लिया जाएगा। उससे भी ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाएगा तो ये कौन से टाइप का क्रॉप है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ए 180 डिग्री 180 डिग्री फॉस्ट फ्री डेज एंड ब्लैक कॉटन, सारे क्रॉप्स में ना कुछ कुछ पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और अपने बोर्ड्स के जो जो पेपर होता है ना, सैम्पल पेपर्स वगैरह, वो एक बार देखा करो, और साथ में PYQs भी देखा करो, ताकि तुमको एक रफली आइडिया मिले ना कि इस चैप्टर से तुमको क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ एंड फ्रॉम माई साइड। ओके, सी यू देन, बाय।